नमस्कार मित्रों, इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त कविता में अंतर। इससे पहले भी हमारा रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त जो कवि है उनका विभाजन है और कौन सी रीतिबद्ध में कवि हैं, कौन सी रीतिसिद्ध में और कौन सी रीतिमुक्त में, इसकी क्लास हम ले चुके हैं। तो 4 क्लास हमारी रीतिकाल की हो चुकी हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम इनकी कविता में अंतर देखेंगे कि रीतिबद्ध कवि देखो, ये आचार्य कवि हैं। क्या है? आचार्य कवि। और जो रीतिसिद्ध हैं वो काव्य कवि हैं और रीतिमुक्त है वो स्वच्छंद कवि हैं। तो ये अंतर आपको पता होना चाहिए। यहाँ से बहुत ही शानदार प्रश्न बनेगा कि रीतिबद्ध कविता के संबंध में कौन सा कथन असंगत है या कौन सा संगत है। तो प्यारे दोस्तों, इनका आपको पता होना चाहिए। वो आचार्य रीतिबद्ध आचार्य कवि की जगह कर देंगे रीतिसिद्ध के काव्य कवि, और वो आपसे गलती इस तरह करवाएंगे। इनकी पोजीशन है, इनका स्थान वो बदल देंगे। अगला देखो, कला पक्ष प्रधान है और भाव पक्ष गौण। किसका? रीतिबद्ध कवियों का। कौन सा प्रधान है? कला पक्ष। भाव पक्ष गौण है। और रीतिसिद्ध कवि है, उनका भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों बराबर है। और रीतिमुक्त है, उनका भाव पक्ष प्रधान है और कला पक्ष गौण है। यहाँ आपको कंफ्यूज कर देंगे। रीतिबद्ध में कर देंगे भाव पक्ष प्रधान है और कला पक्ष गौण है। बिल्कुल गलत बात है। रीतिबद्ध में कला पक्ष प्रधान है और भाव पक्ष है वो गौण है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये कथन तीनों, क्योंकि यहाँ कंफ्यूज होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रेम है वो क्रीड़ाप्रक है, और प्रेम यहाँ रीतिसिद्ध में भी क्रीड़ाप्रक है, लेकिन रीतिमुक्त में क्रीड़ाप्रक नहीं है। कैसा है? पीड़ाप्रक। घनानंद है, वो अपनी जो प्रेमिका है उसके लिए कितनी तड़फ उनके काव्य में मिलती है, जबकि आपके ये बिहारी है या दूसरे जो जो कवि हैं, या प्रेम उतनी कोई पीड़ादायक नहीं है, वो बस क्रीड़ाप्रक ही हैं। चौथा कथन देखो, काव्य शास्त्रीय विधानों के प्रति काव्य सचेत कवि। इन कवियों ने संस्कृत काव्यांग ग्रंथों का प्रत्यक्ष अनुकरण किया है। तो यहाँ प्रश्न पूछ सकते हैं कि प्रत्यक्ष अनुकरण किसने किया है? तो प्रत्यक्ष अनुकरण किया है संस्कृत काव्यांगों का, वह है रीतिबद्ध। रीतिबद्ध में आप समझ चुके होंगे कि ये काव्य शास्त्र विधान के प्रति काव्य सचेत कवि थे, क्योंकि लक्षण और फिर उदाहरण देते थे। तो ये आपको ध्यान रखना ये कथन। अब रीतिसिद्ध का देखो, ये रीति जहाँ स्वयं सिद्ध हो गई हो, वे कवि रीतिसिद्ध कवि कहलाए। इन कवियों ने रीति की बंधी हुई परिपाटी को सीधे सीधे अनुकरण तो नहीं किया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से रीति यहाँ आ गई। कैसे आ गई? अप्रत्यक्ष रूप में। सीधा सीधा अनुकरण बिल्कुल नहीं किया है रीतिसिद्ध कवियों ने। सीधा अनुकरण किसने किया है? रीतिबद्ध ने। तो ध्यान रखिए, यद्यपि इन्होंने सीधे सीधे लक्षण ग्रंथों का निर्माण नहीं किया, फिर भी लक्षण ग्रंथ लिखे। हाँ, लक्षण ग्रंथ जरूर लिखे रीतिसिद्ध ने, लेकिन ये संयोग से आ गए, और यहाँ कोई उदाहरण भी नहीं दिए बाद में। रीतिबद्ध ने लक्षण भी लिखे और लिखने के बाद में उदाहरण स्वरूप भी दिए। अब देखो रीतिमुक्त में, ये यहाँ रीति से पूर्णतः मुक्त हैं, अतः ये स्वच्छंद कवि कहलाते हैं। यहाँ रीति से कोई लेना देना नहीं, कोई परिपाटी में ये बंदी हुई नहीं है, कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, कोई उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत नहीं किया। तो प्यारे दोस्तों, इनका तुलनात्मक अंतर आपको पता होना चाहिए। यहाँ से बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न बनेगा। आगे देखो हमारा 5वां कथन, प्रत्यक्ष अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। किसमें? रीतिबद्ध में। रीतिसिद्ध में अनुकरण प्रत्यक्ष नहीं है। यहाँ भी अनुकरण तो है लेकिन प्रत्यक्ष नहीं है। यहाँ प्रत्यक्ष अनुकरण है रीतिबद्ध में, रीतिसिद्ध में प्रत्यक्ष नहीं है। और यहाँ तो है ही नहीं, अनुकरण है ही नहीं। किसमें? अनुकरण है ही नहीं रीतिमुक्त में। संयोग श्रृंगार पर बल है और रीतिबद्ध में। रीति सिद्ध में भी संयोग श्रृंगार पर बल है, दोनों में बल है संयोग पर, लेकिन यह वियोग पर है। तो वियोग कौन? घनानंद ने वियोग ही तो किया था अपनी प्रेमिका लिए। वियोग श्रृंगार अधिक है किसमें? रीतिमुक्त में, तथा संयोग श्रृंगार कम है। तो तुलनात्मक ये दे देंगे, जैसे आपको पूछ लिया रीतिबद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। वियोग श्रृंगार अधिक है, संयोग श्रृंगार कम है, तो ये गलत हो जाएगा। रीतिबद्ध में संयोग श्रृंगार पर बल है, ये ध्यान रखना है।
तो इन्हीं को 3 जो मैंने दिए इन्हीं को उल्ट पुलट के आपको प्रश्न बना देंगे वो। अनुकरण की प्रवृत्ति अधिक होने से मौलिक उद्भावना की कमी है, किसमें? रीतिबद्ध में। मौलिकता बिल्कुल ही घट गई, क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया है? अनुकरण किया है। जो अनुकरण करेगा वहाँ मौलिकता कहाँ होगी, आप बताओ? देव और पद्माकर इसके अपवाद हैं, इन्होंने बिल्कुल मौलिक लिखा है। व्यक्तिकता की प्रवृत्ति मिलने से मौलिक उद्भावना की सृष्टि भी मिलती है। यह व्यक्तिकता होने की वजह से जो रीति सिद्ध है यहाँ बिल्कुल मौलिक उद्भावना मिलती है। और मौलिक उद्भावना की तो भरमार है, यहाँ तो कोई नकल नहीं है, बल्कि खुद ही इन्होंने लिखा है, तो बिल्कुल मौलिक होगा जो खुद करेगा। तो ये तो तुलनात्मक अंतर था, ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। एक ये कितने 7 अंतर हैं, यह पता होना चाहिए और यहाँ से अच्छे लेवल का प्रश्न बनता है। तो प्यारे दोस्तों, ऐसी कोई गलती मत करना आप, और नहीं इस क्लास को आप हल्के में लेना कि ये नहीं पूछेंगे ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। लगातार है वो परीक्षाओं का लेवल है वो थोड़ा टफ हो रहा है और इस स्तर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल आप इस पर ध्यान दें। अगला देखो, अब हम बात करेंगे रीतिकालीन कवियों के प्रेरणा स्रोत ग्रंथ। यहाँ से बिल्कुल प्रश्न आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रंथ रीतिकालीन कवियों के प्रेरणा स्रोत नहीं है या है। तो कौन कौन से हैं प्रेरणा स्रोत है, ये देख लो। भानुदत्त की रसमंजरी, बिल्कुल भानुदत्त की रसमंजरी है, इसका अनुकरण है वो किया है किसने? रीतिकालीन कवियों ने। तो ये आप समझ चुके होंगे कि रीतिकालीन कवियों ने वो भानुदत्त की रसमंजरी है उसका अनुकरण किया है, रस और नाय का भेद में इसका उपयोग किया है। तो ध्यान रखना है, भानुदत्त की रसमंजरी उपयोगी है। जयदेव का चंद्रालोक, और विशेष बात है कि अलंकार ग्रंथों का आदर्श ग्रंथ है, ये बन गया था। चंद्रालोक से अलंकार ग्रंथ है, उसमें साहित्य मिली है। अभय दीक्षित का कुवलयानंद, और ये भी अलंकार ग्रंथों का आदर्श बन गया था। तो यहाँ जो ये 3 मैंने ग्रंथ बताए हैं, भानुदत्त की रसमंजरी, जयदेव का चंद्रालोक और अभय दीक्षित का कुवलयानंद, तो ये जो रचनाएं हैं ये रीतिकालीन कवियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो यहाँ पूछा जा सकता है कि कौन सा ये ग्रंथ रीतिकालीन कवियों के प्रेरणा स्रोत नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, ये क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होने वाली है, तो इसको हल्के में नहीं ले, और अगली क्लास का आप इंतज़ार करिए, मैं जल्दी अगली क्लास लेकर आने वाला हूँ। तो प्यारे दोस्तों, अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और मैं अगली क्लास जल्दी लेकर आने वाला हूँ। तो प्यारे दोस्तों, मैं इस क्लास को यहीं विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद।